गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट पे। आज की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम हिंदी विषय के लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले जो है वो हिंदी की 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन भी स्टूडेंट ने उन क्लासेस को नहीं देखा है वो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को विज़िट कर लीजिए। ठीक है, आज से जो है वो हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है कि ध्वनि क्या है। देखिए, ध्वनि अगर हम बात करें तो जो शब्द स्वरूप है, किसी भी भाषा का जो शब्द के रूप में जो स्वरूप होता है ना, जिसमें कि वाणी या आवाज़ उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाती है, वही ध्वनि कहलाती है। स्वन या फिर ध्वनि जो है वो भाषा की मूल इकाई होती है। मतलब किसी भी भाषा का जो निर्माण है वो ध्वनि के द्वारा ही होता है ना। ध्वनि के बिना हम किसी भी भाषा को नहीं बना सकते हैं, है ना। भाषा का जो मौखिक रूप है वो ध्वनि के द्वारा ही बना होता है, इसलिए ध्वनि को भाषा की मूल इकाई कहा जाता है। स्वन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के फोन शब्द से बना है ना। अंग्रेजी भाषा का जो फोन शब्द है उसी से स्वन शब्द का जो है वो उत्पत्ति हुई है। स्वन या फिर ध्वनि एक ही मतलब होता है, या तो आप स्वन कह दो या फिर आप ध्वनि कह दो। ठीक है, ध्वनि जो है, ध्वनि का जो लघुत्तम अनुभव गम्य विच्छिन्न खंड जो होता है वो स्वन विज्ञान में स्वन कहलाता है। अब देखिए, अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। क्या दिया है यहाँ पर कि ध्वनि का लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, उससे छोटा और कोई नहीं, सबसे छोटा अनुभव गम्य, जिसको अनुभव गम्य मतलब जिसे महसूस किया जा सके, जिसे महसूस किया जा सकने वाला, है ना, किया जा सकने वाला। विच्छिन्न खंड मतलब जिसको और अधिक तोड़ा ना जा सके। विच्छिन्न मतलब जो खंडित नहीं हो सकता हो, है ना, जिसको हम छिन्न भिन्न नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हों, है ना। तो ध्वनि का वह लघुत्तम रूप जो कि विच्छिन्न खंड हो, जिसको जो अनुभव गम्य हो, उसी को स्वन विज्ञान में, स्वन यानी कि ध्वनि को ही स्वन कहा जाता है, उसी को ही स्वन विज्ञान यानी कि ध्वनि विज्ञान में हम स्वन कहते हैं। स्वन यानी कि फोन जिसे सुना जा सके, जिसे महसूस किया जा सके। ठीक है ना, आई बात समझ में। ध्वनि शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के ध्वन शब्द, ध्वन का मतलब क्या होता है, आवाज़ करना या शब्द करना। ठीक है ना, ध्वन शब्द से जो है वो ध्वन धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, और ध्वन धातु में ई प्रत्यय जोड़ने पर ध्वनि बनती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके मुख विवर से जो वायु निकलती है, जो वागेंद्रीय माध्यम से कुछ वाणी प्रकट करती है, उसी को ध्वनि कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और उसके मुख से, ये जो मुंह का हमारा जो पूरा खोखला मुख गुहा जिसको हम कहते हैं, है ना, जो वायु निकलती है, तो उससे जो है वो वागेंद्रिय मतलब हमारे कंठ के द्वारा, वागेंद्रिय मतलब अपने कंठ के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें उत्पन्न होती हैं, वही हमारी ध्वनियाँ कहलाती हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो हैं वो कहते हैं कि ध्वनि शब्द से भाषा विज्ञान में मानव मुख की निसृत ध्वनियों को ग्रहण किया जा सकता है, अन्य अव्यय तथा अस्पष्ट ध्वनियों को नहीं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का कहना यह है कि ध्वनि विज्ञान के द्वारा जिन ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है वो केवल सार्थक ध्वनियों का ही अध्ययन किया जाता है। ऐसी ध्वनियाँ जो कि हमारे मुख से उत्पन्न होती हैं और जो सार्थक हो, मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो।
तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत सार्थक ध्वनियों का ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि निरर्थक ध्वनियों का नहीं। प्रोफेसर डेनियल जोन्स कहते हैं कि ध्वनि का स्वरूप इन शब्दों में व्यक्त किया जाता है। ध्वनि मनुष्य के विकल्प, परिहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रोत्रेंद्रिय तथा विकल्प रूप में ग्रहित लहरी है। तो अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी डिफ़िकल्ट जो है वो परिभाषा याद रखो, है ना। आप कोई भी एक परिभाषा याद रख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के नाम के अकॉर्डिंग कोई परिभाषा याद रखो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ध्वनि विज्ञान से क्या समझते हैं। तो देखो, एक बिल्कुल सिंपल परिभाषा मैं आपको समझाती हूँ कि ध्वनि विज्ञान क्या है। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, ध्वनियों की उत्पत्ति, है ना, और उनके उच्चारण के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं, वही ध्वनि विज्ञान कहलाता है। तो ध्वनि के अध्ययन का वह क्षेत्र जिसमें हम ध्वनियों को सुनते हैं, उनकी उत्पत्ति का पता लगाते हैं और उनके उच्चारण के आधार पर उनको विभक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? ध्वनि विज्ञान कहलाता है। ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग्य यंत्र मतलब हमारा कंठ, जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है ना, वाग्य यंत्र में विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण तथा वर्णन करता है। ध्वनि की अपनी प्रक्रिया है। भाषाई ध्वनि वक्ता के वाक् तंत्र से उत्पादित होकर श्रोता के कर्णों तक पहुंचती है। भाई, कोई भी ध्वनि जो है वो हमारे मुख से उत्पन्न होती है, हमारे वाक् तंत्र से, हमारे कंठ से उत्पन्न होती है और सुनने वाले के कानों तक पहुंचती है। ध्वनि की 3 बातें अपेक्षित रहती हैं। अब ध्वनि में 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, एक तो उत्पादन कहाँ से होता है? हमारे कंठ से होता है, श्वास के माध्यम से होता है। दूसरा संवहन, मतलब वो गति करेगी, एक जो व्यक्ति जो बोल रहा है, जो वक्ता है, उसके मुख से ध्वनि गमन करते हुए श्रोता तक पहुंचेगी। और दूसरा, उसके लिए तीसरे नंबर पे श्रोता होना ज़रूरी है। भाई, श्रोता होगा तभी तो कोई उस ध्वनि को सुन पाएगा। तो ध्वनि उत्पादन के लिए उत्पादक, संवहन और श्रोता, इन तीनों का होना ज़रूरी होता है। ध्वनि के उत्पादन के साथ उसका संवहन तथा ग्रहण करना भी अपेक्षित होता है। भाषा विज्ञान में मानव के मुख से निःसृत ध्वनि का ही अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम केवल और केवल उन्हीं ध्वनियों का अध्ययन करते हैं जो किसी मानव के मुख से उत्पन्न होती है ना। मतलब सार्थक ध्वनियों का ही अध्ययन किया जाता है। किसी बर्तन के गिरने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, उसको हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते हैं। हम केवल मानव के द्वारा, है ना, जो ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है, जो सार्थक होती है, जिनका कोई अर्थ रहता है, उन्हीं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हिंदी भाषा में प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। भाई, अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा में कौन कौन सी ध्वनियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को ही वर्ण भी कहा जाता है। भाई, ध्वनि जो है वो वर्णों के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। जैसे मैं किसी का नाम उच्चारित कर रही हूँ, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, वो अलग अलग प्रकार के वर्णों को मैं एक सार्थक क्रम में जोड़कर एक शब्द बना रही हूँ और उसी का मैं उच्चारण कर रही हूँ, है ना। तो ध्वनि जो है उसको वर्ण भी कहा जाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो होता है वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में लगभग 52 वर्ण हैं, है ना। हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। और इन्हीं वर्णों को हम अलग अलग प्रकार से जोड़कर एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करके जो है वो ध्वनि को उत्पादित करते हैं। इन 52 वर्णों में 11 जो वर्ण हैं, है ना, वो क्या है? स्वर कहलाते हैं। 11 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। 2 आपके अयोग वाह होते हैं, जिन्हें हम अंग और अह जो होता है वो अयोग वाह हो जाता है। 33 इसमें व्यंजन हो जाते हैं, क से लेके म तक के। क से लेके म तक के जो 33 वर्ण हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं।
फिर आपके चार जो हैं, है ना, चार जो हैं वो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। फिर आपके द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ढ और ण आपके द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुल मिला के 52 वर्ण जो है वो हमारी वर्णमाला में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। स्वर कौन से हो जाते हैं अपने? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ऐसे ये 11 स्वर हो गए। अयोगवाह मैंने आपको 2 बता दिए, अंग और अह होते हैं। व्यंजन जो है वो क से लेकर अपने ह तक के, है ना, ये क्या हो जाते हैं? अपने व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्यंजन। इनकी संख्या है 33। म तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी। कहाँ से? क से लेके म तक के। ठीक है, यर अलावा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। होते ये भी व्यंजन है पर अंतस्थ। और श, श, स, ह जो है वो ऊष्म कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो ऐसे व्यंजन जो कि 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये अपने क्या हो जाते हैं? शत्र, ज्ञ और श्र हो जाते हैं। द्विगुण आपके ड और ढ हो जाते हैं। ठीक है, इन ध्वनियों के अलावा कुछ और ध्वनियाँ भी होती हैं जिन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आगत ध्वनियाँ जैसे कि आपका ज और फ, ऐसी ध्वनियाँ जो कि अंग्रेजी, है ना, तथा अरबी भाषा से ली गई हैं, जिनमें नुक्ता और अर्धचंद्र का उपयोग होता हो, तो वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। आगत का मतलब आना। ऐसी ध्वनियाँ जो दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आई हैं वो आपकी आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे कई बार हम नुक्ता कैसे कहते हैं? जब किसी वर्ण व्यंजन के नीचे इस तरीके से बिंदु लगाते हैं ना हम, तो ये आपका नुक्ता कहलाता है। और आपने पता है जैसे अभी हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ऐसे लिखते हैं ना डॉक्टर, तो ये आधा चंद्र बिंदु लगता है, तो ये भी आपकी आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इसका उपयोग होता है। और नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं, है ना, जो वर्ण होते हैं, उनका उपयोग अरबी और फारसी और उर्दू भाषा में किया जाता है। तो इन ध्वनियों को हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वर जो आपके जो पंचम वर्ण होता है, जो पंचम वर्ण होता है, ठीक है ना, एक पंचम वर्ण होता है जिसे हम ड, य, ण और म, मतलब एक पूरी वर्णमाला में जो 5वें नंबर पे जो वर्ण आते हैं वो पंचम वर्ण कहलाता है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण होते हैं। इनको उच्चारित करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजन जो हैं वो हमेशा स्वरों के माध्यम से उच्चारित होते हैं, है ना। जैसे कि आपने लिखा क, तो क जो व्यंजन है वो अपने आप में क प्लस अ से मिलकर बना होता है। तो अ क्या है? अ आपका स्वर होता है। तो व्यंजन हमेशा स्वरों के माध्यम से उच्चारित होते हैं, जबकि स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर क्या है? तो अभी अभी मैंने आपको स्वर की परिभाषा बताई कि हमारी हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण, है ना, ऐसे वर्ण जो कि बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हों, वही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है ना। हमारी हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अगला है व्यंजन क्या है? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ पे 3-4 प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर इन्होंने एक साथ दे दिया है। तो देखिए व्यंजन क्या है कि व्यंजन वे वर्ण हैं, वर्णमाला के वे वर्ण हैं जो कि स्वरों के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। क से लेके ह तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन व्यंजनों को भी उच्चारण स्थान के आधार पर और प्राणवायु के मुख में होने वाले घर्षण के कारण अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है।
अब अगर हम बात करें तो देखो कैसे विभाजित किया गया है कि क से लेकर ह तक कितने व्यंजन होते हैं? कुल 33, है ना। क से लेके म तक के जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25, ठीक है। य र ल व, है ना, ये क्या कहलाते हैं आपके? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। फिर आ जाता है आपका स, श, श और ह, ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? कुल 4 होती है। फिर आ जाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। क्या आ जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये भी होते हैं 4। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्र हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके व्यंजनों को भी विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बताइए। कि आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा में को लिखते या बोलते समय किस प्रकार की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जो है वो होने की संभावनाएं रहती हैं और अधिकांशतः बालकों के द्वारा की जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो अशुद्धि का प्रकार आता है वो आता है पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियां, है ना। पूर्ण मतलब ऐसी अशुद्धियां जो कि एक पूरे वर्ण को उच्चारित करते समय या लिखते समय होती हैं। तो बहुत से बालक जो होते हैं वो कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को भली भांति नहीं समझ पाते हैं। वे प्रायः एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता हुआ दूसरा वर्ण जो है वो लिख देते हैं। जैसे अधिकांशतः क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण आपने देखा होगा कि कई बच्चे, जैसे मैंने लिखा शरबत, तो वो इसको क्या बोलेंगे? सरबत। श को श न बोल के स बोलेंगे। तो ये आपकी पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धि हो जाती है। जैसे मैंने कहा वृक्ष, तो वो कहेंगे वृक्ष, वृक्ष। व को क्या बोल देंगे? व बोल देंगे। और कहीं कहीं पे तो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण, लोकल लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस के कारण वृक्ष को कई लोग क्या बोलेंगे? वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष बोल देंगे। वृक्ष बोलते हैं ना, ऐसी गलतियां करते हैं ना। श को स, व को ब उच्चारित करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती है पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुनासिक ध्वनियों का संकेत क्या होता है। देखिए, अनुनासिक, अनुनासिक तो ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारित करते समय मुख के साथ साथ नाक से भी आवाज निकलती है ना। जैसे कि हम अंक की बिंदु को या फिर हमारी वर्णमाला के पंचम वर्ण को जब उच्चारित करते हैं, जैसे क ख ड ढ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो ये जो पंचम वर्ण होता है, जब इनको उच्चारित किया जाता है तो जो ध्वनि होती है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है ना। इन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों के जो संकेत हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए, इनमें आपको मुख्य रूप से अंकी बिंदी और चंद्र बिंदु नजर आएगा, है ना। क्या नजर आएगा? देखो, जैसे कि कई बार होता है ना, हमने लिखा संबंध, तो हम ध की जगह क्या लगा देते हैं? अंकी बिंदी लगा देते हैं ना। तो इनका संकेत क्या होता है? या तो अंकी बिंदी या फिर चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ऐसी ध्वनियां जो मुख के साथ साथ नाक से भी, जिनको उच्चारित करते समय ध्वनि उत्पन्न हो, वो आपकी अनुनासिक ध्वनियां कहलाती हैं।
और इनका जो संकेत चिन्ह होते हैं वो अंकी बिंदु और चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और बातें भी दी गई हैं कि कभी कभी कुछ ध्वनियाँ जो हैं वो स्वतः अनुनासिकता उनमें आ जाती है। ऐसा बोलने में सुविधा के कारण होता है, जैसे कि सर्प को हम सांप कह देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो तत्सम शब्द होते हैं, है ना, जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं, उनको जब हम तद्भव में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं? तद्भव शब्दों में, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है? अंकी बिंदी लग जाती है। जैसे सर्प जो एक तत्सम शब्द है, जब उसको तद्भव में कन्वर्ट किया तो वो सांप बन गया, है ना। कूप बोला जाता है, उसको कुआं बना दिया। ऊंट को, उष्ट को ऊंट बना दिया। चंद्र को चांद बना दिया। अश्रु को आंसू बना दिया। सत्य को सांच बना दिया। तो जब इस तरीके से हम किसी तत्सम शब्द को तद्भव में कन्वर्ट कर देते हैं, तब भी क्या होता है? वहाँ पर अनुनासिक वर्ण की जो है वो उत्पत्ति हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा की यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा में तो स्वर दो ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। एक अन्य प्रकार का स्वर होता है जिसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त जो स्वर है ये मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में उपयोग होता है। इसका हिंदी भाषा में जो है वो प्रचलित रूप से इसको उच्चारित नहीं किया जाता है। इसमें लंबा आलाप लिया जाता है, इसलिए इसको प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अब अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो ही स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते समय हमें कम समय लगता हो, है ना, जिसे हम कम समय में ही उच्चारित कर पाते हैं, वो हमारे लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ, ई, उ और री, ये हमारे लघु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते समय हमें ज़्यादा समय लगता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमें ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वरों से ज़्यादा समय लगता है इनको उच्चारित करने में, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जब कभी प्लुप्त स्वर की बात करें तो प्लुप्त जो स्वर है इनका उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ तीनों के से गुना जो है वो इनमें समय ज़्यादा लगता है। मतलब जब आप किसी को ऐसे बुलाते हो ना, ओ राम, जब किसी को आवाज़ लगाते हैं ना हम, तो कैसे क्या बोलते हैं? हाँ, ओ आरती, ऐसे लगाते हैं ना, लंबा राग ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्वर होता है वो आपका प्लुप्त स्वर कहलाता है। प्लुप्त स्वर में आपका ओमकार की जो ध्वनि होती है वो आती है। जैसे हम बोलते हैं ना ओम, तो लंबा ले रहे हैं ना इस चीज़ को, तो ये आपका प्लुप्त स्वर कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। कि जब आप लिख रहे हो किसी चीज़ को तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है कि अ, आ, ओ, अंग, अह, थ, ध और भ को ध्यान से देखें। इन शब्दों को हमें ध्यान से देखना है और ये सभी वर्ण जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। इन वर्णों को लिखते समय हमें इनके ऊपर लकीर खींचकर जो है वो ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कई लोग होते हैं जो थ की घुंडी को ज़्यादा नहीं घुमाते, है ना। वैसे तो थ इस प्रकार से लिखा जाता है, पूरा जो है वो थ इस प्रकार से लिखा जाता है, पर कई लोग जो है वो बस इतना सा करके रख देते हैं। अब इसके ऊपर अगर इन्होंने पूरी लकीर खींच दी तो ये तो य बन जाएगा, और अगर ऐसा लिखकर इन्होंने आधी लकीर खींची तो वो थ बन जाएगा।
तो हमें ये ध्यान रखना है। कई लोग भ को भी कम लिखते हैं और इस तरीके से लिख दिया। अगर इसके ऊपर पूरी लकीर खींच दी तो म बन गया, और आपने सिर्फ ऐसे ही लिखा और आधी लकीर खींची तो ये आपका भ बन गया। तो इस तरीके से हमें ऊपर की जो शिरो रेखा होती है उसको खींचते समय ध्यान रखना है कि किस पे पूरी आएगी और किस पे आधी शिरो रेखा आएगी। दूसरा, ख को कई रव लिख जाता है, ठीक है ना। कई बार ये होता है कि कई लोग ख को ऐसे नहीं लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये तो वैसे गलत रूप है, ख हमेशा ऐसे लिखा जाता है। एक बात बताओ, मैं भी कई बार ऐसे ही लिखती हूँ, मैं भी अधिकांशतः ऐसे ही लिखती हूँ, पर ये गलत है। ख में हमेशा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। अगला है कि ध ऊपर से बंद तथा घ ऊपर से बंद तथा ध जो है वो खुला रहता है। अभी शिरोरेखा की बात हुई कि ये तो हो गया आपका ध धनुष वाला और ये हो गया आपका घ घन वाला, है ना। छ की गोलाई में लिखना चाहिए, छ के जैसा प्रतीत होता है। तो छ भी कई बार जो है कई लोग छ छतरी वाला ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत है। छ छतरी वाले को भी हमेशा हमें इस प्रकार से ही लिखना चाहिए, या फिर आप कैसे लिखोगे इसको, ऐसे, है ना। ये इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब एक लाइन जरूर होनी चाहिए जो शिरोरेखा से टच हो ना। तो कई लोग छे, हिंदी का छे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये कुछ जो है वो गलतियाँ हो जाती हैं वर्णों को लिखते समय। इसके अलावा थ के ऊपर खुला हुआ तथा य को ऊपर से बंद करना चाहिए, भ को ऊपर से खुला हुआ और म को ऊपर से बंद करना चाहिए। इसी प्रकार से न, ल, श, स और ह को लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि श शलजम वाला जो होता है वो इस प्रकार से हो जाता है अपना, है ना। ल को भी हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये कुछ ध्वनियाँ हैं जिनको लिखते समय हमें ऊपर की शिरोरेखा को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हम करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और जितने भी प्रश्न मैंने आपको करवाए उनका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे शाम की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। शाम को 7 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो अब हम शाम की क्लास में मिलते हैं।